नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में मतदाता सूची को लेकर दर्ज आपत्तियों ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने उप जिलाधिकारी तुषार सैनी से मुलाकात कर सभी आपत्तियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। खटीमा में मतदाता सूची को लेकर कुल 917 आपत्तियां प्राप्त हुई। विधायक कापड़ी का कहना है कि कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्हें ये जानकारी तक ही नहीं थी कि नाम से मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने मांग की है कि सभी आपत्तियों को संबंधी बीएलओ तक भेजा जाए और आपत्तिकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी वास्तविकता की जांच की जाए। इसी मामले में नगर पालिका परिषद खटीमा के वार्ड नंबर 10 गोटिया के सभासद जिशान अहमद ने एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपा है। उनका आरोप है कि वार्ड के स्थायी निवासियों के नामों पर बाहरी लोगों की ओर से कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई है और सभासद ने इन सभी आपत्तियों को गलत और भ्रामक बताते हुए जांच की मांग की है। एसडीएम तुषार सैनी ने कहा है कि सभी आपत्तियों को गंभीरता से लिया जाए और गलत तरीके से दर्ज आपत्तियों की भी जांच होगी और दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का समान अवसर दिया जाएगा। प्रशासन ने मामले में जल्द कार्रवाई शुरू करने की बात भी कही। एसआईआर वाली जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें लगातार सब लोग शुरू से लेकर अब तक जो गवर्नमेंट द्वारा डॉक्यूमेंट्स मांगे गए बीएलओ के माध्यम से सब दिया गया। उसके बावजूद भी अब पता चला कि वार्डों में मैं वार्ड नंबर 10 का सभासद हूँ कि वार्डों में आपत्तियाँ लगी हैं। तो मैं इस संबंध में आज एसडीएम साहब से मिलने आया। मैंने कहा भाई मेरे वार्ड में ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर आपत्तियाँ लगी हुई हैं जो यहाँ पर जब उत्तराखंड भी नहीं था, उत्तर प्रदेश था, 50-50 साल से रह रहे हैं, उन लोगों के ऊपर आपत्तियाँ लगी हैं। तो सर ये गलत है और जिन लोगों ने आपत्तियां लगाई उन्हें आना चाहिए, बताना चाहिए, अगर पता तो चले कौन आपत्ति लगा रहा है, वरना लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ कहीं हमारे वोट ना कट जाए। तो वही मसूरी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में दर्ज नामों पर आपत्तियों को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों की ओर से संगठित तरीके से मुस्लिम, ईसाई और अन्य स्थानीय मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। मामले को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी ने सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रत्यावेदन सौंपकर आपत्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कई ऐसे मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज कराई हैं जो लंबे समय से मसूरी में रह रहे हैं और किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सुनवाई के दौरान स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य किया जाए और साथ ही बिना ठोस प्रमाण के आपत्तियों को खारिज करने और आपत्तियों का विवरण संबंधी बूथ स्तर के अभिकर्ता को उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि मताधिकार संविधान प्राप्त अधिकार है और पात्र नागरिकों का नाम हटाने का किसी को भी कोशिश लोकतंत्र के तरीके का विरोध माना जाएगा और प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि नियमों के तहत ठोस प्रमाण मिलने पर किसी भी मतदाता का नाम हटाया जाएगा और कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखने की मांग की है। मेरे पास एक नोटिस आया, अभी आप यहाँ रहते नहीं है, मेरे को इतना 78 साल हो गए मसूरी में रहते हुए। आप ये कंपनी बाग से लेके लाल डिब्बा कहीं भी देख लो, हर आदमी मेरे को जानता है। मेरी पीछे वाली इस पे दुकान है और मेरे यहाँ 2-3 पुश्ते हो गई हम लोग यहीं रहते हैं और किसी ने आपत्ति लगा दी कि यहाँ नहीं रहते, तो इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं बड़े टेंशन में हूँ इस बात पे। अभी शादी उम्र हो गए मुझे यहाँ रहते हुए और मेरे को जो उन्होंने ये कर दिया। कई समय से एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही थी, परंतु जब हम उस ऑफिस में बैठे थे परसों फॉर्म भर रहे थे, क्योंकि उस दिन 6 नंबर फॉर्म भरे जा रहे थे और नए बच्चे हैं इनके फॉर्म भरे जा रहे थे, तो अचानक एसडीएम साहब ने कुछ फॉर्म भेजे ईओ साहब को कि ये नाम जो है ये 7 नंबर फॉर्म आए हुए हैं। ये कम से कम 50-60 फॉर्म थे और इन फॉर्म को जो है आप 7 नंबर ऐप में भरिए। बीएलओ को वहां से हटा दिया गया का ये कम से कम 6 या 5:30 बजे का टाइम था और जो बीएलओ थे वो 6 नंबर फॉर्म भरने की बजाय 7 नंबर की प्रक्रिया में लग गए। एसआईआर में जो प्रक्रिया प्रारंभ में चल रही थी कि जो नाम के त्रुटि थी या किसी तरह के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे उसको सुविधा पूर्वक किया जा रहा था, लेकिन उसके तत्पश्चात जब फॉर्म 7 की बात आती है, आपत्ति लगाने की बात आती है, तो ऐसे लोग आपत्ति लगाते हैं जो बिल्कुल निराधार आपत्ति है। जब उनको फोन नंबर मिलाया जाता है तो कहीं बरेली, दिल्ली, कुछ के फोन नंबर बंद आते हैं जो रिचेबल ही नहीं है।
कि जो कोई कुछ ऐसे हैं जो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो एक निराधार आपत्तियों के आधार पर फॉर्म 7 को ऑनलाइन भरा जाना एक तरह से संदेह पैदा करता है कि आने वाले समय में क्या पता उन लोगों के वोटों पर किसी तरह का प्रहार किया जाए और ऐसे लोगों को मताधिकार से वंचित किया जाए। इसमें मामला क्या है भाई जी, सरासर जो है फर्जी तरीके से इन्होंने कराया, ये आपत्ति जो लगाई है, और इसी आपत्ति के चलते हुए मेरे भी नोटिस आया है जिसमें मैंने ऊपर नाम और नंबर पूरा लिखा हुआ था। मैं एक बार कॉल करके देखते हैं। जब मैंने कॉल करा तो पता चला वो जो है फर्जी है नंबर, वो निकला तमिलनाडु का, और उसने कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, कि इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि योगदान की मैंने आपको नोटिस भेजा है। देखिए गंभीर समस्या है। एकाएक बहुत सारे मसूरी निवासियों को नोटिस आए, ठीक है ना। नोटिस तब आए, नोटिस नहीं आए, बिल्कुल आपत्ति एक फॉर्म 7 भर दिया गया, किसी का ऑनलाइन फॉर्म 7 भर दिया गया, और उसके बाद लोगों को ये पता चला कि इनका नाम यहाँ से कटने वाला है, ठीक है ना। अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है, जैसे इन्होंने अमित भाई ने बताया। उसके अभी फॉर्म जो हमने रेक्टिफिकेशन का जो काम चल रहा था, जिसमें डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने मांगे थे कि भाई डॉक्यूमेंट्स दो, किसी के नाम में शुद्धिकरण था, किसी के पेरेंटिंग कोई दिक्कत था, किसी का एज में दिक्कत थी, तो अभी वो प्रक्रिया एक पूरी नहीं हुई थी। उसके बाद अचानक से एकदम से BLO का फोन आया कि इतने लोगों का नोटिस फिर से आ गया, ठीक है ना। बिना मूल्य सत्यापन के आप किसी के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहीं मसूरी के ऐतिहासिक भद्रराज मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और दूर दराज से क्षेत्र से लोग पहुंचे और भक्तों ने भगवान भद्रराज के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मेले के दौरान मंदिर परिसर दिन भर भक्ति के माहौल में डूबा रहा और मंदिर समिति के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भद्रराज मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ी है। धार्मिक मान्यताओं के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिसके चलते ये क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और समिति पदाधिकारियों का कहना है कि धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए क्षेत्र में सड़क, पेयजल, पार्किंग और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किए जाने की जरूरत है। मंदिर समिति ने सरकार से भद्रराज मंदिर को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है। समिति का कहना है कि सुविधाओं के विस्तार से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भद्रराज क्षेत्र को मसूरी के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल सकेगी। यहाँ पे जो है मेरे दादा परदादा, हम 7 पीढ़ी हमारी है, 7 पीढ़ी से हम यहाँ के पुजारी हैं और इस समय मेरे फादर हैं, उनकी जगह मैं अभी यहाँ पे पूजा में हूँ। और इस देवता की बहुत महत्ता है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र के लिए जो है ये देवता एक इस तरीके से है कि पूरा इस सारे क्षेत्र की रक्षा करने वाला और सभी खुशियों को देने वाला, सभी इस मनोकामनाओं को सबकी पूरी करने वाला ये देवता बहुत ही उत्तम और बहुत पवित्र देवता है। निश्चित रूप से पिछले 5-7 वर्षों से भद्रराज देवता की असीम कृपा से और भद्रराज मंदिर के सहयोग से हमको ऐसा लग रहा है कि अब इस देवता के दर्शन के लिए रोज कभी 100 लोग, कभी 200 लोग, और संडे में तो जो संक्रांत होती है देवता की, हर महीने संक्रांत में तो संख्या 1000-1500 तक पहुँच रही है। मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की एक्टिविटीज से, गतिविधि से निश्चित रूप से जो बड़ी बात क्षेत्र के लोगों को फायदा हो रहा है, तो क्षेत्र के नौजवान लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप दूधली से आकर के देख रहे होंगे तमाम छोटे छोटे स्टॉल के रूप में इस क्षेत्र के हमारे भाई है, बेरोजगार है, उनको कहीं ना कहीं काम मिल रहा है। मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जहां भी मंदिरों का निर्माण हुआ है, मंदिरों के निर्माण से निश्चित रूप से यहां के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। तो वहीं नैनीताल के रामनगर के गौरजिया क्षेत्र में सोमवार दोपहर बाघ के आबादी के बेहद करीब पहुंचने से हड़कंप मच गया। बाघ ने नेशनल हाईवे 309 के पास दिन दहाड़े एक घोड़े पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बनाने के बाद जंगल की ओर घसीट के ले गया। घटना दोपहर करीब 1:30 बजे झूलापुल चौराहे के पास पूर्व बनाए गए गौरजिया पर्यटन क्षेत्र गेट के नजदीक की बताई जा रही है। जिस समय बाघ ने घोड़े पर हमला किया उस दौरान आसपास लोग मौजूद थे। बाघ की मौजूदगी और लोगों की आवाजाही के बीच हुई इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि झूलापुल चौराहा आसपास के लोगों और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण रास्ता है। ऐसे में दिन के समय आबादी से सटे इलाके में बाघ पहुंचने से मानव वन जीव संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। घटना की सूचना मिलते ही रामनगर वन प्रभारी की टीम सक्रिय हो गई। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त और निगरानी बढ़ा दी है और रेंज अधिकारी
कृष्णा सिंह मेहरा के मुताबिक बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसकी संभावित लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से झूला पुल और जंगल से सटे इलाकों में जाने से बचने तथा सतर्कता बरतने की अपील। तो वहीं ऋषिकेश में सोमवार रात बड़ा हादसा होने से बच गया। करीब 9:22 पर एक मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर उफनती बीच नदी में पलट गई और वाहन में चालक समेत 2 लोग सवार थे। हादसे के बाद दोनों लोग तेज बहाव में बहकर सीढ़ी नुमा बांध के पास फंस गए। घटना की सूचना पशु लोक बैराज पुलिस चौकी और एसडीआरएफ को दी गई। सूचना मिलते ही ढालवाला पोस्ट से एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचते ही जवानों ने तेज बहाव और बढ़ते जलस्तर के बीच बचाव अभियान शुरू किया। एसडीआरएफ जवान ने कड़ी मशक्कत के बाद एक व्यक्ति को वाहन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरा व्यक्ति मैक्स वाहन के अंदर फंसा हुआ था। तेज बहाव के कारण वाहन कुछ दूरी तक बह गई, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन और चुनौतीपूर्ण हो गई। हालात को देखते हुए दूसरी एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गया और दोनों टीमों ने संयुक्त प्रयास और बेहतर तालमेल से दूसरे व्यक्ति को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। अंधेरे और उफनती नदी के तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ जवानों ने साहस और तत्परता के साथ अभियान चलाकर दोनों लोगों की जान बचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं नैनीताल की करीब 1 साल से बंद पड़ी लोअर माल रोड अब सिर्फ सड़क का मुद्दा नहीं रह गया है। सड़क बंद होने से कारोबार, पर्यटन और स्थानीय आवाजाही प्रभावित हो रही है। वहीं सितंबर में होने वाले मां नंदा सुनंदा के डोला नगर भ्रमण को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यदि सड़क नहीं खुली तो क्या ऐतिहासिक मार्ग बदल जाएगा? और लोअर माल रोड को नैनीताल की जीवन रेखा माना जाता है। सड़क को खोलने को लेकर कई बार निरीक्षण और बैठक हो चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक स्थायी समाधान जमीन पर दिखाई नहीं दिया। इसको लेकर स्वतंत्रता दिवस से मां नैना देवी नैनीताल व्यापार मंडल के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने भी लोअर माल रोड पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है और धीरे धीरे धरने को व्यापारियों, स्थानीय लोगों, नागरिकों, सामाजिक संगठनों और नगर पालिका सभासदों का समर्थन मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अब सिर्फ आश्वासन और नई तारीखों से काम नहीं चलेगा। लोअर माल रोड सीधे पर्यटन और कारोबार से जुड़ी और लंबे समय से बंद होने का असर स्थानीय व्यापार पर पड़ रहा है। पुनीत टंडन ने सड़क की दरारें बढ़ने का दबाव करते हुए अपर माल रोड को लेकर भी चिंता जताई है। स्थानीय लोगों का मांग है कि सितंबर में मां नंदा सुनंदा के डोला भ्रमण से पहले सड़क का स्थायी समाधान निकाला जाए। फिलहाल धरना जारी है और लोगों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। वहीं पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज फिर से बदल रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के लिए नारंगी चेतावनी जारी की है। इन जिलों में तेज बारिश के कई इलाके में जलभराव की स्थिति बन सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के दौरान भूस्खलन, मलबा खिसकने और सड़कें बाधित होने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं नदियों और बरसाती नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोगों और यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी चलने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की है। खासकर बारिश के दौरान नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी। तो वहीं देहरादून में आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों से पहुंचे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन का परिचय दिया। ये आपको दिखाते हैं। भव्य उद्घाटन अवसर पर यहाँ मंच पर आसीन हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, अध्यक्ष एशियन स्केटिंग यूनियन के चेयरमैन श्री माइक चौंग जी, अध्यक्ष स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया श्री अमिताभ शर्मा जी, अमित सिन्हा जी, विशेष प्रमुख सचिव सहदेव यादव जी, कोषाध्यक्ष रोहित राजपाल जी,
मोनाल चौकसी जी, महासचिव तैराकी महासंघ, सुश्री डोला बनर्जी जी, सुश्री दीप्ति सिंह जी, श्री शिव पैनोली जी, अध्यक्ष आइस स्केटिंग उत्तराखंड, और सभी डिग्निटीज और पूरे देश और दुनिया से यहां पधारे हमारे सभी प्रशिक्षक एवं सभी महानुभावों का मैं आज इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के इस कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। विशेष रूप से देश से आए हुए, विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। आई एक्सटेंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द प्लेयर्स, कोचेस एंड ऑफिशियल्स who have come from different countries across the world participate in this competition. It is my great pleasure to welcome you all to the scared land of the Devbhoomi Uttarakhand. आज का दिन न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए खेल के इतिहास के एक स्वर्णिम दिन के रूप में जाना जाएगा। हमारे लिए ये बेहद गर्व का विषय है कि उत्तराखंड को एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी की जिम्मेदारी मिली है। मैं इस भव्य आयोजन के लिए और इस आयोजन का साक्षी बनने के लिए वैश्विक स्तर की शीतकालीन जो खेल स्पर्धाएं हैं उसकी मेजबानी करने में हमारा देश और हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से समर्थ है और सक्षम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेल सीमाओं से परे जाकर पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम करता है और मुझे विश्वास है कि इस सफेद बर्फीले मैदान पर हो रहा यह आयोजन विश्व को शांति का संदेश देगा। मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में एशिया के 14 देशों से लगभग 300 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी न केवल इस मैदान पर अपनी प्रतिभा, अपने अनुशासन के बल पर नया रिकॉर्ड बनाएंगे बल्कि अपने व्यवहार से एक अनूठी मिसाल भी यहाँ पर पेश करेंगे। मैं इस आयोजन से जुड़े हुए सभी आयोजकों को, प्रशिक्षकों को, तकनीकी अधिकारियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तैयारी की है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और प्रत्येक क्षेत्र आज आकाश चूम रहा है। खेल के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके दूरदर्शी सोच के कारण से आज पूरी तरह से बदल गया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों ने देश के कोने कोने में नई खेल संस्कृति को प्रोत्साहित किया है। अब केवल प्रतियोगिताएं ही नहीं बल्कि युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम हमारे खेल बन चुके हैं और भारत के खिलाड़ी दुनिया के सभी मंचों पर, बड़े मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो, आज सभी में भारतीय खिलाड़ी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में पिछले वर्ष उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल और भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन ने देवभूमि को खेल भूमि, वीर भूमि के साथ साथ देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाई है। और राष्ट्रीय खेलों के दौरान हमने केवल प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की बल्कि आधुनिक विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने की दिशा में हम आगे काम कर रहे हैं, जिसमें हजारों विश्व स्तरीय एथलीट खिलाड़ी एक यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। अच्छी उनकी व्यवस्था हुई है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के सभी
प्रतिभाओं को अच्छा मंच मिले, खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। इसी क्रम में जहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज दोनों ही हमारे निर्माण की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति भी प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए खेल छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जा रही हैं। साथ ही हमारे आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों का ही सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम प्रदेश के खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार खेलों को राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, अनुशासन और युवा सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम मानती है। इसलिए हम अपने इन सभी प्रयासों के द्वारा उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति खेल के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सामान्य खेलों के साथ साथ वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स, आइस स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाले समय में देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए एक पसंदीदा खेल प्रशिक्षण का केंद्र भी बने। साथियों, हार जीत खेल के दो पहलू हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी खेल भावना, आपका अनुशासन, आपकी कभी हार न मानने वाली आत्मशक्ति अर्थात विल पावर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी क्षमता से इस प्रतियोगिता में अवश्य उसका प्रदर्शन करेंगे। साथ ही पदकों के अलावा ढेर सारी मधुर स्मृतियां अपने अपने देशों को लेकर लौटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी के सफल आयोजन की कामना करते हुए इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को, के प्रशिक्षकों को, आए हुए सभी महानुभावों का एक बार फिर से यहाँ स्वागत करते हुए, उन सभी का अभिनंदन करते हुए, अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।